हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। होप ऑल ऑफ यू आर वेल। आज मैं लेके आया हूं ज्योग्राफी चैप्टर 2 क्लास 10 सोशल साइंस एनवायरनमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन आंसर्स। हम देखेंगे कि HSLC 2024 2023 में क्या क्या सवाल पूछे गए हैं एंड द प्रोबेबल क्वेश्चन एज पर द न्यू पैटर्न्स। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व भी करेंगे, सो मेरे साथ बने रहिए। नाउ पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था एमसीक्यू फॉर्मेट का क्वेश्चन है HSLC 2024। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन हाउस गैस? कौन सा ग्रीन हाउस गैस का एग्जाम्पल नहीं है? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो मोस्ट प्रोबेबल आंसर वुड बी ऑक्सीजन। एक लोकल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम बताइए। ठीक है, तो दैट कुड बी लिमिटेड लैंड पोल्यूशन कॉज्ड बाय द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जो पर्टिकुलर रीजन में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था, लैंड पोल्यूशन क्या है और लैंड पोल्यूशन के कॉजेस क्या है, जो हम लोग नीचे देखने वाले हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट HSLC 2023 में पूछा जाने वाले सवाल, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? दैट इज 5 जून। विच गैस कॉजेस एसिड रेन? कौन सा गैस एसिड रेन कॉज करता है? ठीक है, फिर कौन सा गैस आपका एसिड रेन कॉज करता है? इसमें देखिए आपका हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या है? सो एज पर द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक उसके हिसाब से तो 0.035%, बट एक्चुअल जो रेट अभी वॉल्यूम के हिसाब से ये बन गया है 0.0415% बाय वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, उसके एग्जाम्पल बताइए, या फिर व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, क्या ग्लोबल वार्मिंग के पॉसिबल कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट के कैटेगरी क्वेश्चन में ही आता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कैटेगरी। ठीक है, हर एक चैप्टर का आप लोग को पता है कि मैं 3 वीडियोस बनाता हूं। पहला वीडियो होता है चैप्टर एक्सप्लेनेशन, दूसरा वीडियो होता है Q&A सेशन, तीसरा होता है आपका एमसीक्यू एज पर द न्यू पैटर्न। तो इसका भी नए एमसीक्यू वाले चैप्टर जो वीडियोस है वो अपलोड होंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इधर देख लेते हैं हम लोग। जैसे लिथोस्फेयर का मीनिंग, हाइड्रोस्फेयर का मीनिंग, एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन क्या है? एटमॉस्फेयर में जैसे नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन 21% होता है, हाइड्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, आर्गन होता है, नियॉन होता है। ठीक है, ऑल दीज आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। फिर बायोस्फीयर का आउटलाइन। बायोस्फीयर एक ऐसा कंडीशन है जहां पर लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर सब कोइंसाइड करते हैं और एक अच्छा सा लिविंग कंडीशन बनाते हैं फॉर द एनिमल्स टू लिव। ठीक है, फिर हो गया डिस्कस ब्रीफली द रिलेशन अमंग द 4 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। 4 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट के बीच में रिलेशन क्या है? बिकॉज ईच एंड एवरी कंपोनेंट आर इंटर रिलेटेड, एक दूसरे से पूरा डिपेंडेंट है, बिकॉज ऑल कंस्टिट्यूएंट्स टुगेदर फॉर्म एनवायरनमेंट। ठीक है, आप लोग को मन में यह सवाल हो सकता है कि सर क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चंस आंसर्स कहाँ है या नोट्स कहाँ है? तो ऑलरेडी 5 चैप्टर में नोट्स दे ही चुका हूं और इस वीडियो के बाद एक सरप्राइज वीडियो आप लोग के लिए आने वाला है, उसमें सारे नोट्स, हाफ ईयरली का सिलेबस सब कुछ डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, so discuss briefly the relation among 4 major components of environment। so ये है एक ऐसा इंटरकनेक्टेडनेस है जहां पर एक ह्यूमन एज वेल एज अदर एनिमल्स के लिए लिविंग कंडीशन बनता है बाय द इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट स्पेयर्स ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, अगर शॉर्ट फॉर्म में इसे जानने की कोशिश करें तो। ओके, नेक्स्ट, मेजर एनवायरमेंटल चेंज या मेजर कॉजेस ऑफ एनवायरमेंटल चेंज का कारण क्या है? पहला, पोल्यूशन। बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है एटमॉस्फेयर में।
है कि नहीं? तो पोल्यूशन नॉट ओनली द एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, हाइड्रोस्फीयर में पोल्यूशन हो रहा है, लिथोस्फीयर में पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। डेसर्टिफिकेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉजेस ऑफ एनवायरमेंटल चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के मीनिंग आप कह सकते हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज या प्रॉब्लम्स क्या है, वो अर्थ सिस्टम जैसे एयर, वाटर और सोयल में होता है बाय द ह्यूमन इंटरफेरेंस। जब यह धरती बनी थी तब पोल्यूटेड नहीं थी। प्री इंडस्ट्रियल एरा का जो सरफेस टेम्परेचर था धरती का आज से लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस एवरेज के हिसाब से कम था। ये जो इतनी ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, इतनी ज्यादा अर्बनाइजेशन हो रही है, मॉडर्नाइजेशन हो रही है, इसी की वजह से एनवायरमेंटल में चेंज आ रहा है, पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो कुछ लोकल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम होंगे जो पर्टिकुलर एरिया, स्मॉलर एरिया से रिलेटेड है, जैसे कि लैंड पोल्यूशन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की वजह से होता है। रीजनल बेस्ड होंगे जैसे कि रिवर बेसिन का पोल्यूशन हो गया। ग्लोबल में हो सकता है जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओके। ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स अगर हम देखें तो लोकल प्रॉब्लम, रीजनल प्रॉब्लम, ग्लोबल प्रॉब्लम, स्टेट वाइज प्रॉब्लम, ओके। नेक्स्ट, लोकल एनवायरमेंटल क्या है, प्रॉब्लम क्या है, उसका एग्जांपल बताइए। सो ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि वाटर पोल्यूशन क्या है और वो वाटर पोल्यूशन कैसे होता है। ऑलरेडी आपको पता है, व्हेन द वाटर लूजेस इट्स प्योरिटी, व्हेन द वाटर गेट्स कंटामिनेटेड ड्यू टू द मिक्सचर ऑफ पोल्यूटेंट्स, उसे हम वाटर पोल्यूशन कहते हैं। किसके वजह से हो रहा है? ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन सेटलमेंट बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज हो रहा है, एग्रीकल्चर में ज्यादा से ज्यादा पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स, उसके बाद आपका फर्टिलाइजर्स यूज किया जाता है, जो लैंड है पूरी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती और वाटर रन ऑफ होता है जो पानी में जाके गिरता है। अल्टीमेटली दैट लीड्स टू वाटर पोल्यूशन, हो गया। उसके बाद अर्बन का वेस्टेज, अर्बन में जो ड्रेनेज सिस्टम है वेरी पुअर, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर प्लान्ड तरीके से नहीं बनाया गया, जिसके वजह से अर्बन में आप लोग देखते होंगे कि जहां तहां बहुत सारे गंदगी है, क्योंकि रिसेंट वर्ल्ड पोल्यूटेड रिपोर्ट के हिसाब से हमारे देश में ही सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटी है भारत में। पूरे वर्ल्ड का सबसे पोल्यूटेड सिटी भारत में पाया गया है, ओके। जो सेकंड पोल्यूटेड है, पहला तो कॉक्स बाजार है आपका बांग्लादेश का, वही है आपका 2024 में आने वाला क्वेश्चन। शॉर्ट लैंड पोल्यूशन के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखिए और उसका कारण बताइए। जैसे इम्प्रॉपर वेस्ट डिप्लॉयजन, जब लैंड अपना फर्टिलिटी खो देता है, लैंड का ह्यूमस कंटेंट कम हो जाता है, उसे लैंड डेटोरिएट हो जाता है, उसे हम कहेंगे लैंड पोल्यूशन। किस लिए होता है? ज्यादा से ज्यादा वेस्ट का डिस्पोजल होना, एग्रीकल्चरल फील्ड में ज्यादा से ज्यादा केमिकल का यूज होना, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, माइनिंग एक्टिविटीज करके बहुत सारे चीजें, रेड होल माइनिंग जैसे होती थी। रेड होल माइनिंग किया जाता था इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट द कोल, है कि नहीं? कोल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए किया जाता था रेड होल माइनिंग, और फिर इसको खोला छोड़ दिया जाता था, जिससे जो आर्सेनिक वगैरह है या फिर जो हार्मफुल केमिकल्स है या हार्मफुल मेटल्स है जो एक्सपोज हो जाते हैं लैंड का सरफेस एरिया से, जिससे लैंड डिग्रेड शुरू हो जाता है। मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस से भी होता है, जैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन आल्सो अफेक्ट्स द सॉइल हेल्थ। डिफोरेस्टेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेस ऑफ लैंड डिग्रेडेशन बोल सकते हैं। इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, उसका इफेक्ट कहां कहां हो रहा है? सॉइल के कंपोजिशन में कमी आ रही है, सॉइल का फर्टिलिटी कम हो रहा है, नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रक्ट हो रहा है, डाइवर्सिटी लॉस हो रहा है कि नहीं? सॉइल इरोड हो रहा है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट रीजन बता सकते हैं हम लोग, या उसका कंसिक्वेंसेस कह सकते हैं, हो गया। फिर है आपका एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के कॉजेस बता दीजिए, उसका कंसिक्वेंसेस बता दीजिए। ऑलरेडी यू नो, यू हैव रेड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। डेसर्ट्स क्या है और डेफिनेशन ऑफ डेसर्टिफिकेशन। डेसर्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे जो प्रोडक्टिव ट्रॉपिकल रीजन होता है, प्रोडक्टिव लैंड एरिया, इट स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इटसेल्फ इनटू ए डेजर्ट, ठीक है। जब लैंड पूरी तरीके से क्या हो जाता है, कन्वर्टिव फर्टाइल लैंड इनटू इनफर्टाइल लैंड, इससे हम डेसर्टिफिकेशन कह सकते हैं। उसका कारण नेचुरल फैक्टर्स हो सकता है, जैसे ड्रॉट हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, फेमिन हो गया, है कि नहीं? उसके बाद ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन एक्टिविटीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन विच इज रेस्पॉन्सिबल, जैसे कि ओवरग्रेजिंग ऑफ द कैटल्स, एग्रीकल्चरल का एक्सपांशन, डिफॉरेस्टेशन,
ग्लोबल इंपैक्ट भी है, जैसे अप्रोक्सीमेटली 100 ऐसे कंट्रीज है वर्ल्ड वाइड वो डेसर्टिफिकेशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ठीक है, सोयल का इरोड होना यह भी एक कारण है डेसर्टिफिकेशन का। ओके ना, क्या हम डेसर्टिफिकेशन को कंट्रोल कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। पहला तो हो गया प्रिवेंशन फोकस। वी नीड टू फोकस ऑन प्रिवेंटिव मेजर्स रेदर देन प्रोटेक्टिव मेजर्स। प्रिवेंटिव मेजर्स में ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना होगा, हमें एफोरेस्टेशन करनी होगी, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने पड़ेंगे, है कि नहीं। हमें प्रिमिटिव मेथड ऑफ एग्रीकल्चर में घूम के जाना पड़ेगा, इंटीग्रेटेड लैंड या वाटर मैनेजमेंट करना पड़ेगा, सॉइल प्रोटेक्शन मेजर्स लेना पड़ेगा, वेजिटेटिव कवर, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे, कल्चरल एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, फॉस्टर कल्चरल और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे आप राजस्थान में बिश्नोई कम्युनिटीज को ले सकते हैं, उनके एक पेड़ के साथ बड़ा ही, पीपल के पेड़ के साथ बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा नाता है उन लोगों का, वो कभी नहीं काटते, है कि नहीं। जैसे आप अरुणाचल प्रदेश का ले सकते हैं, इदुमिश्मी कम्युनिटीज, दे आर ऑल्सो वेरी मच रिलेटेड टू दिस एनवायरनमेंट। वो कभी भी एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करते, जो भी मिलता है उसी से अपना दिन बसर करते हैं। दे डू नॉट कट ट्रीज एवर, ओनली जो सूखे डंठल होंगे वही लेके आते हैं, जिसे वो लोग फायरवुड की तरह यूज करते हैं। ओके, उसके बाद लोकल सुइटेबिलिटी टेक्नोलॉजी, जो एज पर द लोकल सुइटेबल टेक्नोलॉजी हमें यूज करनी पड़ेगी, और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ज्यादा से ज्यादा क्रिएट करना है ताकि लोग लैंड या डिग्रेड ना कर पाए, है कि नहीं। लैंड डिग्रेड नहीं होगा तो डेसर्टिफिकेशन नहीं होगा। ओके, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? टेम्परेचर का राइज पूरे वर्ल्ड में ड्यू टू इंक्रीज ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमोस्फियर। ठीक है, इसका कारण ग्रीन हाउस गैसेस का इंक्रीज, कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा से ज्यादा एमिशन, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का एमिशंस, डिफोरेस्टेशन, वॉल्केनिक एक्टिविटी आल्सो समहाउ रिस्पांसिबल फॉर ग्रीन हाउस गैस एमिशन, अल्टीमेटली लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? पोलर आइस, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के जो आइस है ज्यादा से ज्यादा मेल्ट होंगे, जिसके वजह से सी लेवल राइज करेगा, और जैसे ही सी लेवल राइज करेगा, जो कोस्टल रीजन्स हैं या फिर जो आइलैंड नेशंस है वो सबमर्ज हो जाएंगे, पानी के नीचे चले जाएंगे। जैसे बहुत खतरा कौन से देश में मंडरा रहा है, ये ऑलरेडी आईएमडी एज वेल एज आपका जो इंटरनेशनल इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, आईपीसीसी, ऑलरेडी वार्न कर दिया है कि 2040 तक हो सकता है कि जो मालदीव्स है वो दुनिया के नक्शा से गायब हो जाए। इवन इन असम ऑल्सो, मैं आसाम का ही एग्जांपल देता हूं, जहां हर साल कैसे लैंड डिग्रेड हो रहा है, लैंड सॉइल इरोशन हो रहा है। 1890 तक लगभग आप माजुली आइलैंड, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, आप लोगों को पता ही है माजुली आइलैंड, इसका टोटल था 1250 स्क्वायर किलोमीटर। हर साल इतना डिग्रेड हो गया है, अभी सिर्फ वो 350 स्क्वायर किलोमीटर ही बचा हुआ है। और ऑलरेडी ये कह दिया गया है कि इस तरीके से अगर चलता रहा तो 2040 तक माजुली पूरी तरीके से डूब जाएगी। ओके, नेक्स्ट, बायोडाइवर्सिटी में बहुत ज्यादा इंपैक्ट आएगी। ऑलरेडी 69% ऑफ द एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं 69% एनिमल। उसके बाद क्रॉप यील्ड्स में बहुत कमी आएगी, डिसर्टिफिकेशन होगी, जितना ज्यादा डिसर्टिफिकेशन बढ़ेगा फूड शॉर्टेज दिखाई देगा और ज्यादा युद्ध होगा, क्योंकि खाने के लिए लोग लड़ेंगे, है कि नहीं। नेक्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? जैसे कार्बन फुटप्रिंट को ज्यादा से ज्यादा कम करना है, कम कार्बन फुटप्रिंट मतलब कार्बन एमिशन कम करना है, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने पड़ेंगे, रिसोर्स को कंजर्व करना है कि नहीं, वाटर को भी कंजर्व करना है। और लोगों का यह मानना है वाटर वुड बी द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉज, ये एक्सपर्ट्स का मानना है, जो वर्ल्ड वॉर 3 करा सकती है। क्योंकि हमारे भारत का ही एग्जांपल आप ले सकते हैं, भारत में पूरे वर्ल्ड का 18% पॉपुलेशन पाया जाता है। नाउ ए डेज इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस नेशन, और भारत में क्या बोला मैंने,
पूरे वर्ल्ड का 18% पॉपुलेशन भारत में है, बट फॉर देम ओनली 4% फ्रेश वाटर अवेलेबल। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें, क्या कोई एनवायरमेंटल प्रॉब्लम आपके लोकेलिटी में है? अगर है तो उसका कॉजेस बताइए और कुछ मेजर्स बताइए जिससे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट जो आप लोकल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम असम का है वो है फ्लड इन असम। उसका कारण मानसून एंड रेनफॉल बहुत ज्यादा होता है। ओके, अभी बहुत सारे जगह में ऑलरेडी फ्लड है मानसून एरिया। जो मानसून इतना ज्यादा बारिश हो रहा है कि बारिश की वजह से अब बहुत ज्यादा फ्लड हो जाता है। जैसे ब्रह्मपुत्र आसाम में दो बड़ी नदियां अगर हम देखें तो वन इज ब्रह्मपुत्र एंड अदर इज बराक। तो दीज टू रिवर्स आर द प्राइम रीजन जो बहुत ज्यादा फ्लड कॉज करती है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र कैरीज लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर। पूरे वर्ल्ड में जो भी नदियां है जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर कैरी करती है, ब्रह्मपुत्र उसमें तीसरे नंबर पे आती है। कुछ जियोग्राफिकल फैक्टर्स भी है, जैसे माउंटेन रीजियंस है, जैसे रिवर्स माउंटेन से ज्यादा क्या होता है, पीबाल्स बोल्डर्स है कि नहीं, उसके साथ मिट्टी वगैरह आ जाते हैं। जब बारिश होता है पहाड़ से जब नदियां आ रही है तो फिर जब वो प्लेन एरिया में आती है तब नदी का पानी शांत हो जाता है और ज्यादा से ज्यादा डिपोजिशन होती है, जिससे जो नदी का सी बेड है या फिर रिवर बेड है वो क्या हो जाता है, शेलो हो जाता है। इसके वजह से सबमर्ज हो जाता है ज्यादा से ज्यादा एरिया। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एरिया क्या हो जाता है आपका, सबमर्ज हो जाता है। क्लियर। उसके बाद कारण अगर हम देखें तो सॉयल इरोशन, ये भी है, ये भी एक कारण है जिसके वजह से आप मान सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा फ्लड हो रहा है, जिससे जो रिवर को शेलो कर देता है। रिवर क्या करती है, जो नियर बाय एरिया से वो अपना पानी उधर डिस्चार्ज करने लगती है। क्लियर। अच्छा, तो क्या किया जाए? ह्यूमन इंड्यूस्ड फैक्टर्स भी है, जैसे वेटलैंड्स को लोग ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रक्शन ऑफ वेटलैंड्स, डिफोरेस्टेशन, एनक्रोचमेंट इन द रिवर बैंक एरियाज, वर्सेनिंग द फ्लडिंग सिचुएशन इन असम। तो क्या करें, ड्रेजिंग करना चाहिए। रिवर बेड का जो शैलोनेस है उसको डीप में डेप्थ में कन्वर्ट किया जाए तो ज्यादा से ज्यादा लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर जो रिवर है वो कैरी कर पाएगी। इसके वजह से लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर जब कैरी करेगी तब रिवर का जो सबमर्जेंस इन द नियर बाय एरियाज या सबमर्जेंस इन द वैली एरियाज ये कम होगा। ठीक है, एफोरेस्टेशन या वेटलैंड रिजुविनेशन करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, पेड़ लगाना है। और वेटलैंड रिजुविनेशन, वेटलैंड को तो एक्चुअली किडनी कहा जाता है, किडनी ऑफ द एनवायरमेंट या किडनी ऑफ द अर्थ। तो ज्यादा से ज्यादा अगर वेटलैंड को रिजुविनेट किया जाए तो वेटलैंड ज्यादा से ज्यादा पानी सोख लेंगे और जिसके वजह से फ्लड का सिचुएशन कंट्रोल हो सकता है। अर्बन एरिया में प्लानिंग होनी चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए, सीवेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए। तो ड्रेन में क्या नहीं होगा, ब्लॉकेज नहीं होगा। और ब्लॉकेज नहीं होगा तो जो इधर हमें दिखाई देता है ज्यादातर जो सिटी एरिया में ज्यादा से ज्यादा एरिया क्या हो जाता है आपका, सबमर्ज हो जाता है ड्यू टू आर्टिफिशियल फ्लड, हम कह सकते हैं रेनफॉल के वजह से। ओके, सो ये नहीं हो पाएगा अगर अर्बन प्लानिंग किया जाए। डिसेंट्रलाइज्ड वेदर फोरकास्ट होना चाहिए कि वो एकदम सेंट्रलाइज्ड लेवल में वेदर फोरकास्ट नहीं होना चाहिए। हर एक पर्टिकुलर रीजन, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए वेदर सेपरेटली फोरकास्ट होना चाहिए, क्योंकि हर एक जगह का वेदर सेम नहीं होता। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड होना चाहिए, जैसे कि आपका डैम्स अच्छे से बनाया जाए, साइंटिफिक तरीके से रिजर्वायर्स या कंस्ट्रक्शन किया जाना चाहिए। और वैली प्रोजेक्ट्स जैसे रेगुलेट वाटर फ्लो को रेगुलेट करने के लिए किया जाना चाहिए। ओके, रिवर बैंक के किनारे जो एम्बैंकमेंट्स होते हैं उनको अच्छे से देखना चाहिए, उनका डेवलप करना चाहिए ताकि कुछ एरिया सबमर्ज होने से बच जाए। ओके, फिर हो गया एम्बैंकमेंट प्लेसमेंट, ऑलरेडी मैंने ये बता दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दैट्स इट। मैंने ये पूरे सवाल आपको करा दिए हैं जो इंपॉर्टेंट सवाल है आने वाले हैं। आपको क्या करना है, आप पोज कर सकते हैं, पोज करके सारे सवाल देख सकते हैं, फिर खुद ब खुद आप सीख सकते हैं और देन आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें आप लोगों को एक सरप्राइज जरूर मिल जाएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।